नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ड्यूटी के दौरान हिजाब पहनने पर एक महिला डॉक्टर से पूछताछ करने के बाद तमिलनाडु पुलिस ने एक भाजपा पदाधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया है। पुलिस के मुताबिक ये घटना तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के तिरुपोंडी में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई। आरोपी भुवनेश्वर राम के रूप में पहचाना गया, जो कि एक भाजपा कार्यकर्ता व नेता है। वो 24 मई की रात लगभग 11 बजे एक रिश्तेदार के साथ इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गया था। इसी दौरान उसने रात की ड्यूटी पर हिजाब पहने डॉक्टर को देखा और उससे झगड़ा शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए गए एक कथित वीडियो में वो डॉक्टर से पूछ रहा है कि उसने हिजाब क्यों पहना है, आपकी वर्दी कहाँ है। वो कह रहा है कि मुझे यकीन नहीं है कि तुम एक डॉक्टर हो। वीडियो में आदमी को ये कहते हुए सुना जा सकता है। फिर वो एक अन्य महिला स्वास्थ्य सेवा कर्मी से पूछता है कि महिला के पास ये साबित करने के लिए क्या प्रमाण है कि वो एक डॉक्टर है। इस बीच डॉक्टर को वीडियो पर अपने प्रश्नों को रिकॉर्ड करते हुए देखा जा सकता है और वो बताती है कि वो रात में उस समय गालियां दे रहा था जब महिला कर्मचारी ड्यूटी पर थी। उसे ये कहते हुए सुना जा सकता है ये गलत है। वो एक महिला डॉक्टर की अनुमति के बिना उसका वीडियो बना रहे हैं। हालांकि अब डॉक्टर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भाजपा पदाधिकारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी GSEB के गुजरात बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 2023 जारी कर दिया गया है। हालांकि इसमें नजर देने वाली बात यह है कि गुजरात की 1084 स्कूलों का नतीजा 30% से भी कम आया है। और यही नहीं, 157 ऐसे स्कूल हैं जहां बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों में से कोई भी पास नहीं हुआ है, यानी रिजल्ट 0% है। इसके साथ ही राज्य की 272 स्कूल का नतीजा भी 100% बताया जा रहा है। नए संसद भवन को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि नया संसद भवन हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा। उन्होंने एक संसद भवन की वीडियो को ट्वीट कर कहा है कि ये वीडियो इस प्रतिष्ठित इमारत की झलक पेश करता है। इसके साथ ही पीएम ने लोगों से उस वीडियो को अपने वॉइस ओवर में बनाने की बात भी कही है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने नए संसद भवन में राष्ट्रपति को न बुलाए जाने को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में न राष्ट्रपति को बुलाया गया है, न उपराष्ट्रपति को बुलाया गया है। क्या यह बीजेपी का कार्यक्रम है? कांग्रेस ने पीएम मोदी के 9 साल पर एक ट्वीट किया है, जिसमें जो डायलॉग हीरोइन इस्तेमाल करती थी उसी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें लिखा गया है 9 साल और ऊपर नरेंद्र मोदी का फोटो। साथ ही लिखा गया है कि 9 साल का आत्म प्रेम और लिखा गया है मैं अपना फेवरेट हूँ। इसी के साथ ट्वीट खत्म किया गया है। इसके अलावा एक अन्य ट्वीट में कहा गया है कि पीएम मोदी ने 2022 तक बुलेट ट्रेन चलाने का सपना दिखाया था, लेकिन यह वादा जुमला साबित हुआ। पीएम मोदी ने देश की जनता को झूठे सपने दिखाकर धोखा दिया है। ये 9 साल नाकामी के हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 9 साल को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी से 9 सवाल पूछे हैं। विपक्षी पार्टी ने प्रमुख मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर चुप्पी साधे रहने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने जो सवाल पूछे हैं उनमें ये सवाल मुख्य हैं। पहला, ऐसा क्यों है कि भारत में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है? अमीर और अमीर, गरीब और गरीब क्यों हो गए हैं? आर्थिक असमानता बढ़ने के बावजूद पीएम मोदी के दोस्तों को सार्वजनिक संपत्ति क्यों बेची जा रही है? दूसरा, ऐसा क्यों है कि 3 काले कृषि कानूनों को रद्द करते समय किसानों से किए गए समझौतों का सम्मान नहीं किया गया? MSP की कानूनी गारंटी क्यों नहीं दी गई? पिछले 9 सालों में किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई? तीसरा, आप अपने दोस्त अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI में लोगों की कमाई को जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? आप चोरों को भागने क्यों दे रहे हो? आप भाजपा शासित राज्यों में बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार पर चुप क्यों हैं? चौथा, ऐसा क्यों है कि चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने उसे 2020 में क्लीन चिट दे दी, जबकि वो आज भी हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है? 5, ऐसा क्यों है कि चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर बंटवारे की राजनीति को हवा दी जा रही है और समाज में डर का माहौल बनाया जा रहा है? छठा, आप दलितों, महिलाओं, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर चुप क्यों हैं? आप जाति आधारित जनगणना की मांग को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? 7वां, आपने पिछले 9 सालों में हमारे संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर क्यों किया? आप विपक्षी दलों और नेताओं से बदले की राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप लोगों की चुनी गई सरकारों को घिराने के लिए खुलेआम पैसों की पावर का इस्तेमाल
क्यों कर रहे हैं? 8वां, ऐसा क्यों है कि बजट में कटौती करके मनरेगा जैसी जन कल्याण की योजनाओं को कमजोर किया गया? गरीब, आदिवासी और जरूरतमंदों के सपनों को क्यों कुचला जा रहा है? 9वां, ऐसा क्यों है कि कोरोना के कारण 40 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत के बावजूद मोदी सरकार ने उनके परिवारों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया? आपने अचानक ऐसा लॉकडाउन क्यों लगा दिया जिसने लाखों कर्मचारियों को घर लौटने पर मजबूर कर दिया और उन्हें कोई मदद भी नहीं दी? कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर शायद 9 सवाल पूछे गए हैं, लेकिन वो झूठ का बड़ा पुलिंदा है। उन्होंने कहा ये कांग्रेस की बेशर्मी की पराकाष्ठा है। उन्होंने अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज 16,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट हो रहा है। भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में डिजिटल पेमेंट का आंकड़ा $10 बिलियन का है। चाहे डिजिटल इंडिया हो, डिजिटल पेमेंट हो, जीएसटी, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, सड़कें, एयरपोर्ट, बिजली, किसानों की बात हो, नेशनल हाईवे की बात हो, स्टार्टअप इंडिया की बात हो, आज विकास के हर क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर ये सब कांग्रेस को नहीं दिखता है तो कोई क्या कर सकता है? भ्रष्टाचार को लेकर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस करप्शन पर सवाल पूछ रही है, जिसके शासनकाल में 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श घोटाला, बोफोर्स, अंतरिक्ष घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला जैसे कितने बड़े बड़े घोटाले हुए। कांग्रेस ने अपने लिए 4C ग्रेडिंग चुनी है: कट, कमीशन, करप्शन और कांग्रेस। यही है कांग्रेस। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल पूछ रही है, वो भी चीन के संदर्भ में। कांग्रेस के मित्रों सुन लो, भारत की जमीन जो गई कांग्रेस की सरकार में ही गई है। आज गलवान और डोकलाम में भारत ने अपनी साख दिखाई है। ये नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला भारत है जिसने 300 चाइनीज ऐप को बंद किया। इसी तरह उरी हो या बालाकोट हो, घर में घुसकर मारा। संसद की मेंबरशिप जाने पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट खो चुके राहुल गांधी अब सामान्य पासपोर्ट रख सकते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को इसके लिए अनुमति दे दी है। हालांकि राहुल गांधी ने 10 साल के लिए मंजूरी मांगी थी, लेकिन अदालत ने उन्हें 3 साल के लिए ही दी है। बता दें, राहुल गांधी को संसद से अयोग्य होने के बाद उनके सांसद के विशेषाधिकार खत्म हो गए हैं और इस वजह से उन्हें अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को सरेंडर करना पड़ा है। लेकिन उन्हें अब विदेश जाने के लिए एक पासपोर्ट तो चाहिए, तो उन्होंने एक सामान्य पासपोर्ट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उनको अदालत की मंजूरी की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि वो भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं। अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने का वक्त मांगा है। बता दें, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और पूरे गांधी परिवार को लगातार निशाने पर लेते रहने वाले अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच गहरे मनमुटाव की खबरें आती रही हैं। ऐसे में क्या राहुल गांधी इसके लिए राजी होंगे? इस सवाल का जवाब तो राहुल और खड़गे ही दे सकते हैं, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर केजरीवाल मिलना चाहते हैं और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए भी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि भाजपा सरकार द्वारा पारित अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक अध्यादेश के खिलाफ संसद में कांग्रेस का समर्थन लेने और संघीय ढांचे व मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर हमले पर चर्चा करने के लिए आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे जी और श्री राहुल गांधी जी से मिलने का समय मांगा है। अगस्त 2020 में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कथित रूप से नफरत फैलाने वाला भाषण देने और आपत्तिजनक ट्वीट पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की खिंचाई की है। अदालत पॉक्सो एक्ट के तहत FIR के खिलाफ जुबैर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें पहले ही मामले में क्लीन चिट दे दी गई है। जस्टिस अनूप जयराम भंबानी ने दिल्ली पुलिस के वकील से कहा कि तुमने जुबैर के खिलाफ बड़े ऊर्जावान उत्साहपूर्वक तरीके से काम किया था, लेकिन मामला अब हड़बड़ी में खत्म हो गया है, जैसा कि उसे होना चाहिए था, क्योंकि कोई सबूत नहीं था। लेकिन आपने इस आदमी के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? न्यायमूर्ति भंबानी ने जुबैर के खिलाफ ट्वीट पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ की गई कार्रवाई पर स्थिति रिपोर्ट मांगी। अदालत ने 14 सितंबर को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए कहा, 6 सप्ताह के भीतर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आप नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को चिकित्सा आधार पर 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है।
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तारी के बाद पिछले साल मई से तिहाड़ जेल में बंद आप नेता को जेल के बाथरूम में फिसलने के बाद लोकनायक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। जमानत देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मामले पर कोई बयान जारी नहीं करने का निर्देश दिया है। बता दें, जैन फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। एक हफ्ते में ये दूसरी बार था जब सत्येंद्र जैन को चिकित्सा के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा था। जेल अधिकारियों के मुताबिक जेल के बाथरूम में गिरने के बाद सोमवार को सफदरजंग अस्पताल में उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट को लेकर जांच की गई थी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि भाजपा ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है। सेंगोल के चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच अखिलेश यादव ने शुक्रवार को ट्वीट किया, सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने का प्रतीक है। लगता है भाजपा ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।